स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हम वर्णमाला, तत्सम तद्भव और वर्तनी का पाठ देख चुके हैं। तो आज उसी श्रृंखला में हम आपके पास संधि और संधि विषय देखने जा रहे हैं। ठीक है, चल देखिए संधि की परिभाषा क्या कहती है आपके पास कि जब दो वर्णों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि नाम दिया जाता है। संधि की परिभाषा क्या कहती है आपके पास कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों का जब हम मेल कराते हैं, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है उसी को संधि कहते हैं। अब संधि की बात करें तो संधि में हमारे पास संधि विच्छेद करने का एक तरीका अथवा एक रूल समझ लीजिए, एक नियम समझ लीजिए। वो क्या है? पहला कहता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा कहता है कि द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। जैसे दो शब्द यहाँ पे, एक शब्द है हिम और एक है आलय। इसको कहते हैं पूर्व पद और इसको कहते हैं उत्तर पद। तो देखिए होता क्या है कि जब दो वर्णों का मेल आपस में कराएंगे तो कुछ परिवर्तन तो होगा उसमें, और जो परिवर्तन होगा उसी को संधि नाम दिया जाता है। अब देखिए जैसे दो शब्द लिए हैं मैंने, होता क्या है कि दो सार्थक शब्द जो होते हैं, दो सार्थक शब्दों को जब आपस में मेल किया जाता है, बेसिकली सार्थक शब्द है तो शब्दों में वर्ण होंगे, तो वर्णों का जब मेल होगा तो जो विकार होगा, जो परिवर्तन होकर एक नया शब्द बनेगा, उसी को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो याद रखना आपके पास शब्द निर्माण किस किस से किया जाता है? एक किया जाता है आपके पास उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है, दूसरा समास से, और तीसरा आपके पास संधि के माध्यम से भी हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दो शब्द, एक शब्द है हिम और एक है आलय। याद रखना दो ऐसे शब्द होने चाहिए जिन जो कि सार्थक हो। सार्थक का मतलब होता है जिनका कोई अर्थ निकले। तो हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है भंडार या घर, यानी बर्फ का भंडार या बर्फ का घर। अब देखिए क्या होता है, इसका रूल कहते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। तो प्रथम शब्द आपके पास हो गया हिम, इसका अंतिम वर्ण है मा, और द्वितीय शब्द है आलय, इसका प्रथम वर्ण है आ। यानी जब ये अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण आपस में मेल करेंगे तो जो परिवर्तन आएगा उसी को संधि कहते हैं। अब इनका रूल क्या कहता है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण को, अंतिम वर्ण का विच्छेद कर लो तो क्या बनेगा? मा और आ। प्रथम वर्ण का क्या आएगा? इसका आ आएगा। क्यों? क्योंकि स्वर है, तो स्वर को हम विच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि स्वर की डेफिनेशन कहती है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अगर यहाँ पे का होता तो तब मैं लिखता का और आ, क्योंकि वो व्यंजन है, लेकिन स्वर का तोड़ा नहीं जाता। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से होती है तब वह अपने वास्तविक रूप में आता है, जबकि अगर व्यंजन से शुरुआत होती है तो उसे तोड़ा जाता है। तो ये स्वर है तो इसको तोड़ा नहीं जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा, आ और आ का जब मेल होगा तो तब नया शब्द बनता है। कौन सा? आ बनता है नया शब्द। अब ये आ बन गया, यहाँ क्या बचा? यहाँ से बच गया माँ, और इसके पीछे बच गया ही, और इधर क्या बच गया आपके पास? यहाँ बच गया आ गया, तो बचा क्या? लाइन। अब ये जो आ है स्वर है, ये अपनी मात्रा देगा माँ को, तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा ही, और आ देगा माँ को मात्रा तो बन जाएगा माँ। बचा क्या? लाइन। तो एक नया शब्द बन गया हमारे पास हिम और आलय से मिलकर के हिमालय। ठीक है, चल आगे देखते हैं। आगे है कि संधि के प्रकार। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की मानी जाती है। संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि की बात करूं तो स्वर संधि में क्या होता है? स्वर का मेल होता है स्वर से, यानी दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन, जो विकार आता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल होता है व्यंजन के साथ, और विसर्ग संधि में मेल होता है, स्वर का मेल होता है विसर्ग और व्यंजन के साथ। ठीक है, तो अगर बात करें स्वर संधि की तो स्वर संधि कुल 5 प्रकार की होती है। अगर इसका वर्गीकरण किया जाता है तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि,
दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवी होती है अयाद संधि। ठीक है। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जबकि अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं आपके पास स्वर संधि। ठीक है। चलो आगे देखिए, पहले संधि उठाते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। क्या कहती है दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा, कि जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण का मेल किसी लघु या दीर्घ सजातीय वर्ण से करते हैं तो उत्पन्न विकार दीर्घ वर्ण होता है, उसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पे 2 शब्द आए, एक आया लघु और एक आया दीर्घ। एक लघु शब्द, एक दीर्घ शब्द और एक सजाती। देखो लघु का मतलब होता है छोटा, जैसे हम स्वर लिखते हैं आ ई ई, तो ये कहलाता है लघु, यानी जिसको हम छोटा आ कहते हैं। एक को कहते हैं छोटा आ, एक को कहते हैं बड़ा। तो छोटा आ यानी इसी को लघु भी कहते हैं, लघु, और इसको कहते हैं दीर्घ या बड़ा। तो यही डिफरेंस है बस, लघु यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा। तो जैसे ये बड़ा आ, जैसे आपके पास आ और आ, इनसे मिलकर क्या बना है बड़ा आ। तो जो ये दोनों समान जाति के, एक समान जाति के, अलग अलग तो नहीं है, एक ही जैसे हैं। तो एक जैसे हैं तो इन शब्दों को क्या बोला जाता है, सजाती है। किसको, आ को, ई को और ऊ को। क्यों, क्योंकि ये मिली किससे, समान जाति से। जैसे बड़ा आ है तो ये मिलके बना है आ और आ, और दोनों समान जाति के हैं इसलिए इनको नाम दिया गया सजातीय। ये भी दोनों समान जाति के तो इसको भी सजातीय, और ये दोनों भी समान जाति के तो इनको नाम दिया जाता है सजातीय वर्ण। ठीक है। अब देखिए आपके पास होता है क्या, कि ये जो आ है ये कैसे मिलके बनता है, ये मिलके बनता है कि आ या बड़ा कोई भी मिले, छोटा आ मिले या बड़ा आ मिले, जैसे कि छोटा आ और छोटा आ मिले तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ। ऐसे छोटा आ अगर बड़ा आ से मिले तो तब भी बड़ा आ, बड़ा आ अगर छोटे आ से मिले तो तब भी बड़ा आ, और अगर दोनों बड़े आ मिलते हैं तब भी क्या बनेगा, बड़ा आ। ठीक है। ऐसी 2 छोटी ई जब मिलती है तो बड़ी ई, ऐसी जब एक छोटी ई और एक बड़ी ई मिलती है तो बड़ी ई, ऐसी एक बड़ी ई और एक छोटी ई मिलती है तो तब भी बड़ी ई, और अगर दोनों बड़ी ई भी मिलती है तब भी बड़ी ई बनता है। यानी कैसा भी परिवर्तन हो, चाहे छोटा चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, हमेशा बनेगा दीर्घ ही। ठीक है। ये 4 केस आपके पास, चाहे छोटा आ मिले या बड़ा आ मिले तब भी बना बड़े आ नहीं, चाहे बड़ा आ मिले या बड़ा आ मिले तब भी बना बड़े आने हैं, चाहे छोटा आ और छोटा आ मिले तब भी बनना बड़े आ, और या चाहे बड़ा आ या छोटा आ मिले तब भी बनना चाहे हमेशा बड़ा आ ही बने। ठीक है। तो ये कुल 3 केस होते हैं हमारे पास दीर्घ स्वर संधि में, आ, ई और ऊ की। अब देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, परमात्मा, कपीस और भानुदेव। हम देखेंगे कि किस तरीके से नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब ये जो शब्द बना परमात्मा, ये कैसे मिलके बना, तो सबसे पहले इसका विच्छेद जब करेंगे, वर्ण विच्छेद, जब परमात्मा का वर्ण विच्छेद करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पा, आ, रा, मा, आ, आधा ता और इसका मैंने क्या कर दिया, वर्ण विच्छेद किया। भाई पा क्या है, व्यंजन, तो ये स्वर की सहायता लिखा, रा भी व्यंजन है तो स्वर की सहायता, मा भी व्यंजन है तो आ की सहायता, ये ता ये आधा है तो आधा व्यंजन को लिखते हैं हलंत लगा कर, हलंत लगा के, और मा पे आ की मात्रा। ठीक है। अब देखिए वो क्या है, अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये बड़ा आ बना है यहाँ पे बीच में, तो बड़े आ को छोड़ के मैं जो बचा है इधर का पोर्शन उसको ले देता हूँ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया पा, ये रा, और इधर से क्या बच गया मा, परम, और इधर से ये बीच में क्या है आ, बचा क्या आधा, ये बचा आधा का। अब आपको पता है कि ये आ कैसे बनेगा, तो ये केस है इसके आ बनने की, आ इतने तरीकों से बन सकता है। तो आ जो बना है या तो बना होगा आ या आ से, या आ या आ से, कुल 4 केस, इन केसों से बना होगा आ। अब मुझे पता है कि अगर मैं परम में आ जोड़ूं तो बनेगा परम,
तो परम का मतलब होता है सर्वोच्च, और अगर आ जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा परमा। जैसे आ जोड़ू अगर मैं इसमें तो ये क्या आ जाएगा सब, ये आ जाएगा परम। ये आ अपनी मात्रा इसको दे देगा अ, तो ये हलन हट जाएगा। और अगर मैं आ लिखता हूं इसको तो ये बन जाएगा परमा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास बचा क्या यहां से, तो अगर आ लिखता हूं इसके से पहले तो क्या बन जाएगा सब, शब्द बन जाएगा आत्मा। और अगर अ लिखता हूं तो ये क्या बन जाएगा शब्द, ये बन जाएगा आत्मा। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से शुद्ध क्या है, परम होता है या परमा। तो आपको पता है कि परम शब्द तो सुना है लेकिन कभी परम नहीं सुना, परमा नहीं सुना, तो परमा हो जाएगा गलत, तो परम हो जाएगा शुद्ध रूप। ऐसी आत्मा तो सुना है लेकिन आत्मा नहीं सुना, है ना, तो यानी इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, परमात्मा का विच्छेद ये हो जाएगा कि क्या, परम प्लस आत्मा। परमात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो परमात्मा का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारे पास परम प्लस आत्मा। ठीक है, तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इन दोनों से मिलके बनाया हमने नया शब्द परमात्मा। अब देखिए इससे भी मिला के देख लेते हैं। तो संधि का रूल, पहले शब्द का अंतिम वर्ण मां है तो मां को तोड़े तो क्या बनेगा, मां और आ। और दूसरे शब्द का पहला तो आ और आ। अब ये आ और आ मिलके बनाते बड़ा आ, तो बचा क्या यहां से, ये बच गया यहाँ पे मां और यहां से पर, तो बच गया परम, बचा लास्ट में। तो ये जो आ है ये अपनी मात्रा देगा मां को, तो क्या बचा, तो ये हो जाएगा परमात्मा। तो एक नया शब्द बन जाता है परमात्मा। ठीक है, ऐसे अगला है कपीस। तो जब मैं बात करूं कपीस की, तो कपीस का क्या बन जाएगा, तो कपीस का हो जाएगा क्या, इसका तो तोड़ोगे तो क्या बनेगा, का, पा, बड़ी की मात्रा और शा और ई। अब मुझे पता है कि ई तो ये वाला है, तो ये बचा है यहां से का और पा, का प्लस ई और बचा श। ठीक, अब देखिए ई मिलके बना होगा किससे, ई या ई से, है ना। अगर मैं यहाँ पे ये बना है इस चार केस, इनमें से अगर मैं ई की मात्रा इसके साथ पा के साथ लगाऊं तो क्या बनेगा, कपी। और अगर बड़ी ई की मात्रा तब क्या बनेगा, कपी। और यहाँ से बड़ी ई की मात्रा लेता हूं तो क्या बनेगा, ईस। और यहाँ से छोटी ई की मात्रा तो ईस। अब आपको पता है कि कपी या कपी, तो शब्द होता है कपी, ये शुद्ध हो गया। और ईस होता है या ईस, तो शब्द शुद्ध होता है ईस। तो यानी कपीस का विच्छेद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कपी प्लस ईस। ठीक है, ऐसे शब्द बच गया भानुदय। तो भानुदय का क्या हो जाएगा, तो भानुदय का हो जाएगा क्या, भा आ ना, ये बड़ा ऊ था आपके पास, तो ऊ बचा क्या, दा और भानुदय। अब आपको पता है कि ऊ यहाँ पे बना है शब्द, तो बचा क्या यहाँ से, भान, भान प्लस ऊ प्लस। अब ये जो ऊ है ये मिलके बना है या तो ऊ से या तो ऊ से या फिर बड़े ऊ, या अगर मैं ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा ना के साथ लगा दूंगा तो क्या बनेगा, भानु। और बड़े ऊ की मात्रा लगाऊं तो क्या बनेगा, और यहाँ पे अगर बड़े ऊ की मात्रा लगाता हूं तो क्या होगा, उदय। और छोटे ऊ की मात्रा लगाऊंगा तो, ठीक है। अब याद रखना छोटा, जब भानुदय का वर्ण विच्छेद किया तो ये अशुद्ध माना जाता है, ये शुद्ध माना जाता है, और उदय ये शुद्ध होता है। तो भानुदय का वर्ण विच्छेद होता है क्या, भानु प्लस उदय। और जब इनका परिवर्तन होता है यानी छोटी, भाई परिवर्तन होके तो संधि बनती है आपके पास, तो जब परिवर्तन होगा तो ये छोटी ऊ परिवर्तित हो जाती है किसमें, बड़ी। ठीक है, तो ये आपके पास संधि का पहला पार्ट था आपके पास, ठीक है, जिसको हमने दीर्घ स्वर संधि नाम दिया। और दीर्घ स्वर संधि को आज हम खत्म कर चुके हैं। देखते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट संधि के बारे में। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।